सितंबर 2018 दिल्ली के एक फार्म हाउस में दो भाइयों के बीच तीखी बहस चल रही थी। ये कोई आम भाई नहीं थे, दोनों एक वक्त पर इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में गिने जाते थे। लेकिन उस दिन बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच में हाथापाई तक हो गई। जब इस घटना की खबर सामने आई तो इसने पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हैरान कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था कि घटना के कुछ महीनों के बाद दोनों जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और 10 साल पहले दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी कंपनी को $2 बिलियन में बेच दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद भी दोनों का एम्पायर पूरी तरीके से बिखर गया। और इसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं कि आखिर वो $2 बिलियन गए कहाँ, और जो दो भाई मिलकर कभी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी में से एक चला रहे थे वो एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो गए, और बिलियनियर से लेके जेल तक का ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए मोहन सिंह ने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी में से एक बन गई। देखिए, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए मोहन सिंह ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उनका सपना था कि एक ऐसी इंडियन फार्मा कंपनी बनाना जो विदेशी कंपनियों को टक्कर दे, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर दवाइयां विदेशी कंपनी ही बनाती थी। फिर 1961 में उन्होंने रैनबैक्सी की नींव रखी। ये एक ऐसी इंडियन फार्मा कंपनी थी जिसने जेनरिक मेडिसिन से अपनी शुरुआत की। फिर धीरे धीरे रैनबैक्सी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने लगी। और फिर कुछ सालों बाद मोहन सिंह के बेटे परविंदर सिंह ने इस कंपनी की कमान को संभाला, और उन्होंने इस कंपनी को सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रखा बल्कि इसकी रिच को अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचा दिया। नए मार्केट्स और लगातार एक्सपेंशन की वजह से रैनबैक्सी तेजी से बढ़ती गई। फिर 1990 के दौर तक ये भारत की लीडिंग फार्मा कंपनी में शामिल हो चुकी थी और दुनिया की टॉप फार्मा कंपनीज में भी इसका नाम लिया जाने लगा। लेकिन 1999 में सब कुछ बदल गया, क्योंकि कैंसर की वजह से परविंदर सिंह का देहांत हो गया और उनके बाद इस कंपनी की जिम्मेदारी उनके दोनों बेटों के कंधों पर आ गई। उनके बड़े बेटे शिविंदर सिंह उस वक्त 30 साल के थे, वहीं उनके छोटे बेटे मलविंदर सिंह 28 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्हें सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसा बिजनेस एम्पायर मिला था जिसे खड़ा करने में 2 पीढ़ियों की मेहनत लगी थी। हजारों एम्प्लॉयज, दुनिया भर में पहचान और $multi billion वैल्यू वाली कंपनी की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। दोनों भाइयों को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि इंडिया की सबसे कीमती बिजनेस लेगेसीज में से एक मिली थी। फिर 1999 में दोनों भाई ने इस कंपनी की जिम्मेदारी ली और इस कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया। नए मार्केट, एक्विजिशन और लगातार ग्रोथ की वजह से वर्ल्ड की टॉप फार्मा कंपनीज में इनका नाम और भी ज्यादा मजबूत हो गया और कंपनी की शेयर लगातार बढ़ रहे थे और मीडिया उन्हें इंडिया के अगले बड़े बिजनेस लीडर्स के रूप में देखने लगा। फोर्ब्स की रिच लिस्ट में भी उनकी जगह बन चुकी थी। लेकिन इसी दौरान कंपनी के अंदर एक ऐसी गड़बड़ी हो रही थी जिसके बारे में किसी को दूर दूर तक अंदाजा ही नहीं था। दरअसल अमेरिका में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रैनबैक्सी की कुछ दवाइयों और उनसे जुड़े डेटा की जांच कर रहा था। सवाल ये था, क्या कंपनी ने दवाइयों की टेस्टिंग डेटा को सही और पूरी तरीके से पेश किया था? लेकिन फिर एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जो रैनबैक्सी के अंदर की पूरी सच्चाई जानता था। उसकी दी हुई जानकारी के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही चेंज हो गई और धीरे धीरे इस कंपनी पर मुश्किलें बढ़ती चली गयी। इसी दौरान साल 2008 में जापान की फार्मा कंपनी डाइची सैंक्यो ने रैनबैक्सी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। ये उस वक्त भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट डील में से एक थी और पूरी डील की वैल्यू लगभग $4.6 बिलियन थी। और इस कंपनी को बेचने के बाद दोनों भाइयों को करीब $2 बिलियन मिले और ये अमाउंट इतना ज्यादा था कि ये दोनों भाई दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में आकर खड़े हो चुके थे। और उस वक्त दोनों भाइयों को ये लगा कि हमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी डील की, लेकिन असल में यही डील उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी लेके आने वाली थी। अब $2 बिलियन मिलने के बाद दोनों भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब इतने सारे पैसे का क्या किया जाए। या तो इस पूरे के पूरे पैसे को कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट किया जाए या फिर अपने बिजनेस एम्पायर को और भी ज्यादा बड़ा किया जाए। और सबसे पहले उन्होंने फोर्टिस हेल्थकेयर के ऊपर फोकस किया, जिसमें उन्होंने नए हॉस्पिटल खोले, एक्वाइजेशन किया और लगातार ग्रोथ की वजह से फोर्टिस आगे बढ़ता चला गया। साथ ही रेलिगा एंटरप्राइजेस को नए फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में एक नए ग्रुप के अंदर खड़ा करने की कोशिश करी और साथ ही इंश्योरेंस, लैंडिंग, स्टॉक ब्रोकिंग जैसे कई बिजनेसेस के अंदर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी किया गया। और देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई अपने बिजनेस एम्पायर को तेजी से बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंशन करते गए तो पैसे की जरूरत भी तेजी से बढ़ती चली गई, क्योंकि कई एक्वाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की वजह से धीरे धीरे कैश फ्लो के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था और यहीं से फाइनेंशियल प्रेशर की शुरुआत होती है। और जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि डाइची को ये पता चल चुका था कि रैनबैक्सी को बेचते वक्त FDA से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन और कंपनी
कंपनी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे छुपाई गई थी। इसके बाद मामला सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर तक पहुंच गया। दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट और सबूत पेश किए गए और कई सालों तक चली इस लीगल लड़ाई के अंदर फैसला डाइची के पक्ष में सुनाया गया। इस फैसले के अंदर दोनों भाइयों को कंपनी को लगभग 3,500 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया गया। और यहाँ पर दोनों भाइयों को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एक तरफ तो उनके सामने इतनी बड़ी लीगल लाइबिलिटी खड़ी थी और दूसरी तरफ उनके बिजनेस को लगातार पैसे की जरूरत थी। मतलब प्रेशर दोनों तरफ से बढ़ने लगा और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी मामला और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। इन्वेस्टिगेटर पैसों के ट्रेल के जरिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी और ऐसे कई दूसरी कंपनीज के ट्रांजेक्शन की जाँच करने लगी और हर नए सबूत के साथ मामला और भी ज्यादा उलझता चला गया। और अब यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में भरोसा बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि यहाँ पर मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं था। अब एक ही परिवार की दो वारिस एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुके थे। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई दोनों भाइयों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती चली गईं। और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर वो दो भाई जो इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन के अंदर गिने जाते थे, अब वो सभी तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद हो चुके थे। और मुश्किलें सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड नहीं रही, क्योंकि जो कोर्ट ने डाइची के पक्ष में फैसला सुनाया था वो सिर्फ कोर्ट तक ही लिमिटेड नहीं रहा, उसका गहरा असर उनके बिजनेस के ऊपर भी दिखाई दिया। और यहाँ तक कि रैली गेर भी अपने बुरे वक्त से गुजर रही थी और उसके ऊपर चल रहे कानूनी विवाद भी कई सालों तक चले। और इस कहानी के अंदर सिर्फ इन दो भाइयों का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन हजारों एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सबसे बड़ा नुकसान उस परिवार की लेगेसी के हुआ जिसको तैयार करने में 2 पीढ़ियों की मेहनत लगी। और आज भी इस परिवार के ऊपर कुछ मामले कोर्ट के अंदर चल रहे हैं और कुछ के ऊपर फैसला आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ है, जो परिवार इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के अंदर गिना जाता था वो एम्पायर कभी पहले जैसा तो वापस नहीं आ सका। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा सबक ये सीखने को मिलता है कि किसी भी बिजनेस एम्पायर को उसका कॉम्पिटिटर खत्म नहीं करता, बल्कि गलत डिसीजन, कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वक्त की दी गई वार्निंग साइन को इग्नोर किया जाए तो वो पूरे के पूरे एम्पायर की तकदीर बदल के रख सकता है। और आप सभी को इस पूरे के पूरे बिजनेस एम्पायर से क्या नया सीखने को मिला, मुझे नीचे कॉमेंट्स में एक बार जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।